एक सनातनी साधु, एक दरबार में लाखों भक्तों की भीड़। और फिर एक दिन सोशल मीडिया पर तूफान आ जाता है। बाबा बागेश्वर पर लगा है महिला तस्करी का आरोप। क्या ये आरोप सही है? ये एक सनातन के खिलाफ सुनियोजित हमला है। पूरा मामला क्या है, किसने एफआईआर की है, कौन है वो? आगे क्या बात हुई है जानेंगे इस वीडियो में। आपको एक एक बात से रूबरू कराऊंगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी समझ में आएगा वीडियो। नमस्कार, मेरा नाम है अमन कुशवाहा और आप देख रहे हैं अमन इंडिया यूट्यूब न्यूज चैनल। वीडियो को चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना। छतरपुर का एक गांव है जहां कुछ साल पहले सन्नाटा पसरा रहता था, लेकिन आज उस गांव का नाम सुनते ही पूरे देश भर के लोग सर झुका लेते हैं। नाम है बागेश्वर धाम और इस धाम का नाम जुड़ा है एक ऐसे व्यक्ति से जिसे लोग भगवान के रूप में मानते हैं। नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। लोग कहते हैं वो चमत्कारी है, लोग मानते हैं वो मन की बात जान लेते हैं। लोगों का मानना है कि वो पर्ची पर लिखकर किसी की किस्मत भी पलट सकते हैं। लाखों लोग दर्शन के लिए भी आते हैं। उनके लिए भीड़ में पहुंचना एक किसी सपने से कम नहीं होता है। लेकिन सवाल ये है कि इस चमत्कार के शोर में कुछ ऐसी चीखें हैं जिन्हें कोई नहीं सुन रहा है। कुछ ऐसी आवाजें हैं जो आज तक कान में दबा दी गई हैं। कुछ ऐसे सवाल है जो पूछने पर लोग डरते हैं। और उन्हीं सवालों में से एक सवाल है, क्या बागेश्वर धाम में महिलाओं के साथ कुछ बहुत बड़ा हो रहा है? महिलाओं का शोषण हो रहा है या महिलाओं की तस्करी हो रही है? प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। इन्हीं सबके चलते जून 2025 में लखनऊ के प्रोफेसर ने अपने एक वीडियो में एक बात साझा करते हुए एक पोस्ट डालते हैं जिनमें वो बताते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री पर महिलाओं के लगे आरोप जांचे क्यों नहीं जाते हैं। एक ही पोस्ट ने सोशल मीडिया में आग लगा दी। पूरी सोशल मीडिया सुलग उठा। बागेश्वर धाम जन सेवा समिति सामने आई और फिर एफआईआर दर्ज हो गई। किसके खिलाफ? लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर के खिलाफ। प्रोफेसर पर धार्मिक भावनाओं को आग उठाने का आरोप लगाया गया है। मानहानि का भी केस दर्ज हुआ। इन सबके चलते दोनों तरफ से कार्रवाई शुरू हो गई। लेकिन सवाल ये है कि उन महिलाओं की तलाश करने वाला कोई नहीं, उन महिलाओं की जांच करने वाला कोई नहीं जिनकी आज तक एफआईआर तक नहीं हुई है। सिर्फ आरोप ही लगाए जा रहे हैं। ऐसा क्यों? आइए जानते हैं आगे इस वीडियो में। सवाल उठता है, क्या वो प्रोफेसर झूठ बोल रहे हैं? अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो बागेश्वर समिति ने अभी तक इसका कोई प्रूफ क्यों नहीं दिया है? अगर वो सही बोल रहे हैं प्रोफेसर, तो अभी तक इसकी जाँच क्यों नहीं शुरू की गई है? ये प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है एक अपने आप में, जो कि लाखों लोगों के मन में ये विचार आता है। अगर लखनऊ प्रोफेसर के बाद झूठी है तो फिर अगर लखनऊ प्रोफेसर के बाद सच है तो इस देश की चुप्पी इतनी डरी हुई क्यों है? देश का प्रशासन इतना डरा हुआ है क्यों? देश का प्रशासन मौन क्यों है और जांच क्यों नहीं होती है? ये एक बहुत बड़ा अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अब मैं बागेश्वर से धाम से जुड़े ऐसे 3 केस आपको बताऊंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, सोचने पर अब मजबूर कर देगा कि ये कैसे केस हैं। इन 3 केस सुन के अब हिल जाएंगे। केस नंबर 1, रीता यादव, उम्र 20 साल। रीता 2024 में छतरपुर से बागेश्वर धाम गई थी बागेश्वर में सेवा करने के लिए। घर वालों से वादा किया था कि वो 2 दिन के बाद में लौट आएगी घर, लेकिन वो 2 दिन 1 साल में बदल गए हैं। अभी तक उसका कुछ कोई पता नहीं है। उसका फोन भी बंद जा रहा है, उसकी लोकेशन अभी तक कोई पता नहीं है और बागेश्वर धाम से उसका कोई जवाब नहीं मिला है। पुलिस को रिपोर्ट दी गई तो पुलिस का कहना है शायद आपकी बेटी भाग गई होगी। ये शब्द सुनने को मिलते हैं, ये बेहुदा शब्द सुनने को मिलते हैं पुलिस की तरफ से। तो ऐसा लगता है कि पुलिस भी क्या साजिश में है? कि पुलिस इसलिए नहीं बोल पाती है कि मामला बागेश्वर धाम से जुड़ा है? ये प्रशासन भी दबा हुआ है, ये प्रशासन किसी दबाव में काम करता है। केस नंबर 2, सपना मिश्रा, उम्र 17 साल। बागेश्वर धाम में सेवा शिविर के लिए गई थी। बागेश्वर धाम में सेवा शिविर के लिए शामिल होने गई थी। सीसीटीवी में आखिरी बार दिखी थी वो भी बागेश्वर धाम के गेट पर। उसके बाद में वहां से वो लापता हो गई। परिवार वालों ने शिकायत की जाके तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से ही मना कर दिया। ऐसा क्यों? पुलिस ने रिपोर्ट लिखने से क्यों मना कर दिया?
ऐसा क्या था कि वो रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती थी? यह मामला बागेश्वर धाम से जुड़ा था, इसलिए रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकी? यह पुलिस, वहाँ की जो लोकल पुलिस है, वो बागेश्वर धाम के विरोध में जाना नहीं चाहती है या किसी के दबाव में काम कर रही है? यह भारत की महिलाओं की इज्जत इतनी सस्ती हो गई है कि उनकी FIR तक नहीं होती है। किसी फैमिली के सदस्य की जान इतनी सस्ती हो गई है कि उसकी FIR तक नहीं लिखी जाती है। भीड़ में कोई शख्स हो जाता है, उसकी जांच पड़ताल तक नहीं की जाती है। ये कैसा सिस्टम है? प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देने वाला सवाल है ये कि कम से कम एक FIR लिख के उसकी जांच पड़ताल तो की जाती। किसी की बेटी है, वो किसी की बहन है। देखते हैं केस नंबर 3, सीमा देवी, उम्र 32 साल, वो भी बागेश्वर धाम गई थी। उसके परिवार वालों का कहना है कि वो दर्शन करने के बाद में भीड़ में कहीं खो गई। पुलिस से शिकायत की। जब पुलिस ने बागेश्वर समिति से CCTV फुटेज मांगे तो बागेश्वर समिति ने CCTV फुटेज देने से मना कर दिया और बोले कि यहाँ से CCTV फुटेज डिलीट हो गई हैं किसी कारण टेक्निकल इशू से। इतनी भीड़ में एक महिला गुम हो जाती है और हर बार सवाल कुछ बहाना देकर इस पब्लिक को गुमराह कर दिया जाता है। ये धर्म के नाम पे धंधा चल रहा है या कुछ और? सत्य क्या है पता नहीं, जांच होती नहीं। इन सबके बीच बाबा बागेश्वर धाम सोशल मीडिया पे, न्यूज चैनलों पे कहते हैं ये एक सनातन के खिलाफ साजिश है। फिर बात वहीं घूम जाती है कि ये साजिश किसकी है? वो बेटियां जो आज तक घर लौट के नहीं आई, शायद उनकी आवाज कहीं चीख रही होगी जो हम सबके कानों तक नहीं आई, या वो कहीं चिल्ला रहे होंगे, या वो किस हालात में होंगी। ये साजिश है या उस व्यवस्था की साजिश है जो हर हाल में हर आवाज उठाने वाले की आवाज को दबा दी जाती है? ये साजिश किसकी है? अगर बागेश्वर धाम में सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर इन सवालों का जवाब क्यों नहीं? और अगर ये अफवाह है तो लापता बहनों की फाइलें बंद क्यों हैं? और अगर ये चमत्कार है तो भगवान के नाम से फिर डर क्यों लग रहा है? याद है राम रहीम, याद है आसाराम, वो भी चमत्कारी थे, वो भी भीड़ उनकी दीवानी थी, लोग उनको भगवान मानते थे, उनकी किताबें छपती थी। ऐसा समझो कि एक युग था उनका, लोग उनकी बातों पे मरने के लिए घूमते थे। लेकिन जब सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लेकिन इस बार देर मत करना, सवाल पूछना, सवाल पूछने पर अड़े रहना, क्योंकि ये वक्त है सोशल मीडिया के दौर का। इस बार उन बहनों के लिए खड़े हो जाओ जो शायद कहीं चीख रही होंगी लेकिन कोई सुन नहीं रहा है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और कमेंट करके बताना क्या इसकी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से। हमारा काम है सवाल उठाना ताकि सच सामने आ सके। इस वीडियो में जो भी हमने बोला ये मेरे विचार नहीं है, मेरी तरफ से इसमें कोई राय नहीं है। ये बातें सारी हमने एक लखनऊ के प्रोफेसर रविकांत जी हैं उनके माध्यम से उठाई हैं, जो कि उन्होंने अपने एक सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो साझा किया था। उन्हीं की सारी बातें हमने बताई है। ये पूरा मुद्दा प्रोफेसर रविकांत से जुड़ा हुआ पूरा मामला है। इन्होंने ये महिला तस्करी का आरोप लगाया है। प्रोफेसर रविकांत जो इस समय वर्तमान लखनऊ यूनिवर्सिटी के हिंदी के प्रोफेसर हैं और हिंदी विभाग में कार्यरत हैं, उन्होंने सारी बातें अपनी एक सोशल मीडिया के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से शेयर किए, जो कि हमने आपको बताए हैं। इस बयान के बाद बागेश्वर धाम की समिति सामने आती है और मध्य प्रदेश के छतरपुर के बमथा थाना में FIR दर्ज कराती है प्रोफेसर रविकांत कुमार के नाम पर। पुलिस ने प्रोफेसर रविकांत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता BNS के तहत धारा 353(2) तहत FIR दर्ज कर ली है, जो कि धार्मिक भावनाओं को आग पहुंचाने के खिलाफ होती है या झूठी अफवाह फैलाने के जैसे अपराधों में आती है। नमस्कार, मेरा नाम है अमन कुशवाहा। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।